हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम किशोर है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं जो घटना आपको बताने वाला हूं, यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 30 साल पहले घटी थी। आज मैं अधेड़ उम्र तक पहुंच चुका हूं, लेकिन जब यह घटना मेरे साथ घटी थी तब मैं करीब 16 से 18 साल के बीच में रहा होऊंगा, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी मेरी उम्र कितनी होगी। यह घटना तब की है जब मैं शहर में स्टडी करने के लिए गया हुआ था। मैं वहाँ पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी किया करता था, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पिताजी मेरे लिए पढ़ाई के पैसे जुटा पाते। वो किसान थे और आप सबको तो पता ही होगा कि खेती करके हम ज़्यादा पैसे नहीं बचा सकते, और उस समय की तो बात ही अलग थी। वो अकेले ही खेती करते और हम लोगों के लिए शहर में पढ़ने के लिए पैसे दिया करते। भले ही वो कहते कि तुम्हें वहाँ पर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने घर की कंडीशन को अच्छे से जानता था। मुझे लगता कि मेरे पिताजी को कर्ज लेकर मेरी फीस भरने की ज़रूरत न पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटी मोटी जॉब भी किया करता था। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग चिट्ठियों के जरिए ही एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। मेरे पिताजी भी मुझसे बार बार पूछा करते कि तुम घर कब आओगे, तो मैं भी उनके जवाब में चिट्ठियों में लिखकर उनको बताता कि पिताजी, जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं खुद अपने गांव चला आऊँगा। लेकिन उनकी एक बात जो मुझसे बार बार कहते, वो मुझे बहुत ही अजीब लगता। वो कहते कि तुम्हें रात के वक्त इस गांव में नहीं आना है, तुम्हें जब भी आना है तो दिन में ही यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ चुड़ैलों का वास है जो कि रात में यहाँ पर घूमती है। लेकिन मैं भी उनके जवाब में लिख देता कि क्या पिताजी, आप आज तक उन पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। मैं वहाँ गांव में इतने साल बिताए, लेकिन कभी भी वहाँ पर तो चुड़ैल मुझे नज़र तक नहीं आई। तो क्या मैं जब शहर से गांव वापस आऊँगा तो उसी दिन वो मेरा इंतज़ार करती रहेगी। मैं उनकी बातों को हमेशा ही इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन वहाँ 6 महीने बाद वो दिन भी आया जब मुझे शहर से गांव वापस आना था। मेरी स्टडी पूरी हो चुकी थी और अब मुझे अपने गांव के लिए निकलना था। मैंने अपना एक छोटा सा बैग में अपना सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान था ही नहीं, बस कुछ किताबें और 2 से 4 कपड़े। उससे मैं अपने बैग में पैक कर लिया था और निकल पड़ा था अपने गांव जाने के लिए। मैं वहाँ उस बस स्टैंड से अपने गांव जाने वाली उस बस को पकड़ा था जो मुझे मेरे गांव से बाहर जा रहे उस हाईवे पर उतारती। वहाँ उस बस से मैं अपने घर के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में उस बस में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो गाड़ी 4 घंटे लेट हो गई थी। अब मुझे वो रात में पहुँचाती, ऐसे में तो दिन में ही अपने गांव पहुँच जाता। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस समय में इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती थी कि मैं कोई और गाड़ी पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाऊँ। मुझे उसी बस से आना था और मैं उसी बस से आया। मुझे वो रात में उतारा था। रात के 11 बज चुके थे और मुझे अब चलकर 1 किलोमीटर अंदर अपने गांव जाना था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था और रात के वक्त तो वहाँ पे एक भी आदमी नज़र नहीं आता। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और वहाँ थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी। अब मैं वहाँ अपने बैग को कंधे में टांग लिया था और निकल पड़ा था उसी सुनसान रास्ते से अपने घर जाने की ओर। मैं वहाँ जाते वक्त सोच रहा था कि मुझे रास्ते में कोई ना कोई आदमी तो ज़रूर दिखेगा। सभी लोग गांव में डरपोक थोड़ी ही होंगे, कोई ना कोई तो अपना काम करके यहाँ से जा ही रहा होगा। लेकिन मुझे उस रास्ते में एक भी आदमी नज़र नहीं आया, जिस वजह से मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा डर पैदा हो रहा था। हालांकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता कि मेरे गांव में किसी भूत प्रेत या फिर चुड़ैलों का वास होगा, जैसा कि पिताजी ने बताया है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता जो कि रास्ते के किनारे पर खड़ी होगी, जो किसी आने जाने वाले के साथ चिपक जाएगी। मैं यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था और तभी वहाँ जैसे तेज हवाएं चलने के कारण पेड़ के पत्तों के सरसराहट के साथ ही साथ किसी पायलों की घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई गांव की औरत होगी जो मेरी तरह ही इस रास्ते से अपने घर जा रही होगी, जिसके पायलों की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ऊपर से इस रास्ते के दोनों साइड इतने बड़े बड़े पेड़, जिस वजह से यहाँ पे अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था।
मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ मुझे कभी कभी ही दिखाई देता जब आसमान में वो बिजली कड़कती। उस रोशनी में मुझे थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम सा दिखाई देता और उसी रोशनी में मैं आगे बढ़े जा रहा था। मैं लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था और मेरे जूतों की साफ साफ आवाज़ और उसके साथ ही उस घुंघरुओं की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ मैंने आसपास अपनी नज़रें घुमाई। वहाँ मुझे औरत तो छोड़िए, इंसान तक नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये आवाज़ मेरे ही जूते से तो नहीं आ रही। मैंने वहाँ अपना जूता उस ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया था। मैं वहाँ पे अपना पैर मारकर देख रहा था कि मेरे जूते से तो ये आवाज़ नहीं आ रही। मैंने वहाँ 2-3 बार अपना पैर ज़मीन पे मारा था, लेकिन नहीं। मैं वहाँ अपने बैग हिलाकर चेक किया। मैं वहाँ अपना पूरा शरीर चेक किया था कि कहीं ये आवाज़ मेरे ही जूते या बैग से तो नहीं आ रही, लेकिन नहीं, वहाँ वो आवाज़ कहीं और से ही आ रही थी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि वो घुंघरुओं की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वहाँ जब वो बिजली कड़की थी, उसी बिजली की रोशनी में मुझे उस सड़क के किनारे पर एक औरत खड़ी दिखाई पड़ी थी, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर एक बड़ा सा कुमकुम का टीका। उसका टीका गोल आकार का था, जो मुझे उस कड़कती बिजली की रोशनी में काली रंग की प्रतीत हो रही थी। मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी मुझे पिताजी की बात याद आई और मैं बुरी तरह से डर गया था। मेरे तो पसीने छूटने लगे थे, ये सोचकर कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में पिताजी मुझे बता रहे थे। मैं वहाँ अपना जल्दी जल्दी पाँव चलाकर वहाँ से तेज़ी से निकलने लगा था, लेकिन तभी वो औरत मुझे आवाज़ लगाकर बोलती है, बाबूजी, आप मुझसे डरकर ऐसे भाग क्यों रहे हैं? मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे एक बच्ची थी जो कि खो गई है। कि आप मुझे उस बच्ची को ढूंढने में मदद कर देंगे? आप ऐसे डरिए मत। मुझे पता है कि इस गांव में लोगों ने एक अफवाह फैला कर रखी है कि रात में यहाँ पे चुड़ैलें घूमती है, लेकिन ये बस एक अफवाह है। मैं भी इसी गांव के रहने वाली हूँ और यहाँ शाम के वक्त मेरी बच्ची खेल रही थी, जिसे मैंने इसी तरफ आते हुए देखी थी। उसी को ढूंढते हुए मैं इधर आई हूँ। आप चाहो तो मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। मुझे लगा कि शायद ये औरत सच बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो उस पर था। मैंने उसे कहा, देखिए बहन जी, आपका बच्ची आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इस सुनसान रात में ऐसे अकेले मत घूमिए। यहाँ कोई चोर डकैत या गुंडे आपका नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप चलिए मेरे साथ। आपको रास्ते के किनारे ही शायद आपको बेटी आपको मिल जाए, क्योंकि वो बच्ची थी, वो रास्ते पर ही गांव के किसी घर के पास खेल रही होगी। मेरे इस बात पर वो औरत बोली, नहीं, मैंने तो अपनी बच्ची को इधर ही आते हुए देखा था। लेकिन मैं कहने लगा, आप चलिए तो मेरे साथ। मेरे इस बात पर वो औरत भी अब मेरे साथ साथ ही चलने लगी थी। वो औरत मुझसे 4-5 कदम दूर थी और हम आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि देखिए, अगर आज इस रास्ते पर आपकी बच्ची नहीं मिली तो आप उसे कल दिन में ढूंढ लीजिएगा। यकीनन ही वह किसी गांव वाले के पास ही होगी। इतना बोलते बोलते हम गांव की सीमा तक पहुंच आए थे। मैं अपने गांव में जाना चाहता था, लेकिन वो औरत मुझसे बार बार कह रही थी, चलिए ना, एक बार पीछे फिर से ढूंढ कर आते हैं, हो सकता है इस बार मिल जाए। लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि पहले आप इस गाँव में एक बार ढूंढ कर तो देखो। चलिए, मैं आपके बच्चे को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। लेकिन वो औरत मेरे से 10 कदम पीछे ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं गांव की सीमा तक पहुंच आया था और वहां पे एक घर बना हुआ था, जहां एक बड़े से खंबे पर एक लालटेन को लटकाया गया था, जिसकी रोशनी वहां आसपास पड़ रही थी। अब मैं उसे कहने लगा था कि चलिए, गांव में मैं आपके बच्चे को ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। लेकिन तभी मैंने देखा, उस औरत की अब शक्ल बदलने लगी थी। उसका आकार किसी धुएं जैसा होता जा रहा था और साथ ही उसके बच्ची भी उसके पास ही आ गई थी। वो दोनों किसी धुएं के आकार में बदल चुका था और अब वो कहने लगी थी। उसकी आवाज़ बहुत भारी सी थी और वो गुर्राते हुए बोल रही थी कि तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम बच गए, वरना कोई भी बुरा इंसान आज तक इस रास्ते से बचकर वापस नहीं गया है। वो वहाँ से इतना बोलकर गायब हो गई थी।
लेकिन मैं उसे देखकर थर्रा सा गया था। मुझे समझ में आ गया था कि ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में पिताजी मुझे बता रहे थे। मैं अब सीधा अपने घर की तरफ भागने लगा था। मैं भागता गया था और मैं अपने घर तक पहुंचकर तेज तेज अपने घर के दरवाजे को पीटने लगा था। मेरे पिताजी उठकर आए और उस गेट को खोला। मुझे हाँफते हुए देखकर वो भी समझ चुके थे कि मेरा उस चुड़ैल से सामना हुआ है। वो मुझे जल्दी से घर के अंदर आने के लिए बोले और मैं घर के अंदर गया। मैं वहाँ पर बैठा और मेरे पिताजी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें वो चुड़ैल मिली थी। मैंने भी अपने साथ घटी सारी घटना अपने पिताजी को बताई। उसके बाद पिताजी ने कहा कि तुम गले में हनुमान जी की लॉकेट पहने हुए थे, जिस कारण तुम बच गए। पिताजी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने तो तुम्हें रात में आने से मना किया था, फिर तुम रात में क्यों आए। मैं भी अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैं जिस बस से आ रहा था वो बस रास्ते में खराब हो गई थी, जिस कारण वो बस 4 घंटे लेट हो गई थी, वरना मैं शाम के 7 बजे तक ही घर पहुंच जाता। पिताजी मेरी इस बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा को शांत किए। उसके बाद वो कहने लगे, अब तो तुम्हें समझ आया कि इस गांव में सच में चुड़ैल घूमती है। तुम तो मेरी बातों को हमेशा मजाक उड़ा देते थे, जब खुद पे बीतती है तभी समझ में आता है। अब मैं भी पिताजी से पूछ रहा था कि पिताजी यहाँ पे वो चुड़ैल आखिर आई कैसे, वो इस गांव में क्यों रहती है और इसे भगाने के लिए कोई पुजारियों से तंत्र विद्या क्यों नहीं करवाते। तो पिताजी भी कहने लगे थे कि दरअसल आज से 20 साल पहले जब वो अपने मैके से यहाँ अपने ससुराल अपने घर आ रही थी तो आने में उसे रात हो गया था। वो उसी रास्ते से आ रही थी, लेकिन वहाँ गांव के ही कुछ शराबी बेवड़े मिल गए थे जिन्होंने उसके सामान को लूटा और इस धक्का मुक्की में उस दोनों बच्चे की मौत हो गई थी। उन शराबी बेवड़ों ने चाकू से उन दोनों को मार दिया था। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही जिन शराबी बेवड़ों ने उन माँ बेटियों को मारा था उनकी भी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हो गई। कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसी रास्ते पर उन शराबी बेवड़ों की भी लाशें पाई गई थी जहाँ पे उन माँ बेटियों को उन लोगों ने मारा था, और तब से ही वहाँ पे उन माँ बेटी की आत्मा उस रास्ते पर दिखना शुरू हुई है। और जो भी लोग उस रास्ते से अब रात के वक्त जाता है उसके साथ वो आत्मा कुछ ना कुछ तो बुरा करती ही है, क्योंकि उसे लगता है कि सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। लेकिन उसे कौन बताए कि जिसने भी उसे मारा था वो तो गुंडे थे। खैर उस दिन तो मेरी जान बच गई थी और शायद हनुमान जी के लॉकेट ने ही मेरी जान बचाई थी। पर मैं अब कभी भी उस रास्ते से आना जाना नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि ऐसी भी चीज़ें हमारी दुनिया में होती है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब आपको लेकर चलता हूँ हमारी दूसरी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से ही नौकरी करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना ज़मीन तक बेच दिए थे और उन्हीं पैसों से घर का कुछ काम भी हो रहा था, और उनमें से ही कुछ पैसों को लेकर मैं शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया था। मेरे लिए ये शहर अभी बहुत ही नया था, मुझे यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं जगह जगह रूम ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ रूम बहुत ही महंगे मिल रहे थे। मैंने सोचा कि अगर इतने सारे पैसे मैं रूम में ही खर्च कर दूंगा तो आगे की पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊंगा। मैं वहाँ सस्ता रूम ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वहाँ सस्ता रूम मिल ही नहीं रहा था। मुझे इन्हीं पैसों से पूरे महीने का खर्च चलाना था। खैर जब मैं कमरे की तलाश कर रहा था तो मुझे एक ऐसा लड़का भी मिला जो मुझे कहा कि मैं तुम्हें कमरे सस्ते दाम में दिला सकता हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में उस कमरे में रहेंगे। हम दोनों आपस में बात करते रहे और मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम राहुल बताया और हम दोनों अब मान चुके थे। हम एक कमरे में रहने वाले थे और उसने भी मुझे अब एक कमरा दिला दिया था जो कि काफ़ी सस्ते दाम में मिल गया था। राहुल वहाँ मुझसे बोल रहा था कि अगर हम दोनों साथ ही एक रूम में रहेंगे तो हम दोनों का आधा आधा किराया लगेगा, जिससे हम दोनों का पैसा भी बचेगा। वो हमारे ही शहर का रहने वाला था और वो कह रहा था कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझसे टकरा गए, वरना आज के ज़माने में कोई एक साथ बिना जान पहचान के नहीं रहता। दोस्तों अब मैं भी मान गया था, क्योंकि वो हमारे ही शहर का रहने वाला था
इसलिए मुझे ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब हम भी वहाँ पे एक ही रूम में एक साथ रहने लगे थे। वहाँ पर तो कुछ दिनों तक ठीक चला था, लेकिन मुझे कुछ दिनों के बाद राहुल की एक बात बहुत ही अजीब लगी। वो अचानक ही रूम से कभी कभी गायब हो जाता था। मुझे लगा करता था कि वो कहीं बाहर चला जाता होगा। मैं वहाँ पर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखता। पर मैं राहुल को इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलता। बस महीने का जो भी किराया होता उसे आधा आधा करके दोनों मिलकर भर दिया करते। लेकिन एक अजीब बात थी, मेरा वजन पहले से बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। लेकिन मुझे लगा करता कि शायद मैं टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूँ, इस वजह से मेरा वजन धीरे धीरे घटता जा रहा है। देखते ही देखते वहाँ पे 2 महीने बीत गए। इन समय में मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया था। मुझे लगा करता कि क्या मैं राहुल को अच्छे से जान गया हूँ या फिर उसे जानने में कुछ गलती कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन मुझे राहुल की सच्चाई पता चल ही गई। उस दिन बारिश का समय था। बाहर हवाएं बहुत तेज चल रही थी। देखते ही देखते वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया था। लेकिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस वजह से मैं आज कोचिंग पढ़ने के लिए भी नहीं गया था। शाम हो गई थी। मैंने राहुल से कहा, भाई राहुल, आज तू खुद ही खाना बना के खा ले, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मैं खाना नहीं बना पाऊँगा। तो उसने भी कहा था कि कोई बात नहीं, रहने दे, मुझे भी आज भूख नहीं है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। उसके बाद यह बोलकर उसने लाइट ऑफ करके मेरे बगल में ही सो गया। लेकिन जब मेरी नींद रात में खुली थी, रात के लगभग 12:30 बज रहे होंगे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राहुल मेरे बगल में सोया हुआ नहीं है। मैंने वहाँ पे अपना पैर मारकर देखा था, लेकिन वहाँ पे राहुल नहीं था। मुझे लगा कि वो बाहर गया होगा। मैं बाहर जाकर भी देखा, लेकिन वहाँ भी मुझे राहुल कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। शायद बाहर बारिश हो रही थी, इस वजह से लाइट चली गई थी। मैं वहाँ पे अपना टॉर्च ढूंढने की कोशिश कर रहा था और टॉर्च मुझे मिली। मैंने टॉर्च जलाकर बेड के नीचे और अलग अलग देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मुझे राहुल कहीं नज़र नहीं आया। मुझे लग रहा था कि इतनी रात गए राहुल कहाँ जा सकता है, वो भी मुझे बिना बताए। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रसोई घर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई थी। मैं पहले तो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हो सकता है कि राहुल को भूख लगा हो, इसलिए वो शायद रसोई घर में खाना बना रहा हो। वहाँ बिजली जाने के कारण अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन मैंने गौर किया कि रसोई घर से किसी बर्तन गिरने की आवाज़ नहीं, बल्कि एक अजीब सी ही आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ को सुनकर मेरी धड़कन जैसे तेज हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे एक अजीब सी आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मेरे पसीने छूटने लगे थे, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप पे काबू किया। उसके बाद मैं रसोई की तरफ बढ़ने लगा। बाहर बारिश हो रही थी और तेज हवाओं के कारण खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थी। मैं किसी तरह से उस अंधेरे में जब रसोई घर के पास पहुंचा तो उस रसोई घर में मैं टॉर्च मारकर देखा, लेकिन वहां पे एक लड़का फांसी पे लटका हुआ था। मैं उस लाश को देखते ही बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा शरीर जैसे जम सा गया था और मेरी आंखें जैसे उस लाश पे अटक गई थी। मैं वहाँ से अपनी नज़रें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें उस लाश से हट ही नहीं रही थी। मैं वहाँ पे बहुत कोशिश किया कि किसी तरह से वहाँ से नज़रें हटा पाऊँ, लेकिन तभी वहाँ पे एक काली परछाई आई जो मेरे आसपास घूमने लगी। मैं उसे देखने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक वो काली परछाई मेरे सामने आया। उसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, जिसे देखने के बाद मेरी चीख ही निकल गई। जब मेरी नींद वहाँ पे खुली थी, मैं अपने बेड पर ही था, लेकिन मैं शायद इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वहाँ आसपास के रहने वाले किराएदारों ने मेरे रूम में आकर मुझे देखा, क्योंकि वो मेरा चीख रात को सुने थे। मैं वहाँ पे बेहोश पड़ा था। उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों को सूचना दी। उसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसके कुछ ही घंटे बाद मुझे वहाँ पे होश आ गया था। जब तक मुझे होश आया था तब तक वहाँ पे मेरे माता पिता भी पहुँच चुके थे।
वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से तुम वहाँ पे बेहोश हो गए थे। मैं भी उसे अपना आप बीती बताया, लेकिन जो उस मकान मालिक और वहाँ पे रहने वाले किराएदार ने मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम तो अकेले ही रहते थे, वहाँ पे कोई भी किराएदार तुम्हारे साथ नहीं रहता था। मैं इस बात को बहुत सा हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे साथ रहता था, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं रहता था तो मुझे आधे किराया कौन दिया करता था। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें कभी कभी अकेले में ही खुद से बातें करते हुए देखता। मुझे लगा करता था कि तुम शायद किसी टेंशन में हो, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ पूछा नहीं करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। वहाँ उसके बाद उस मकान मालिक ने बताना शुरू किया कि दरअसल आज से लगभग 2 साल पहले तुम जिस रूम में रह रहे हो, उसी रूम में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वो शायद किसी टेंशन के कारण आत्महत्या किया था, लेकिन तब से ही उस रूम का कोई किराएदार अब तक मिल नहीं रहा था। इसीलिए मैं वो रूम तुम्हें सस्ते में दे दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती है। उसके बाद शाम को मुझे उस अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और मैं भी अब अपने गांव चला आया था अपने माता पिता के साथ। इस घटना के बाद मैं शहर कभी पढ़ने गया ही नहीं। मैं अब गांव में ही एक अच्छे से टीचर के पास पढ़ता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ये दुनिया हमारे इस घटना के बारे में विश्वास ना करे, लेकिन ये घटना मेरे साथ सच में घटी थी।